गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप लोग? ना ही पूछिए सर कैसे हैं, क्या बताएं कैसे हैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं, होता रहता है। अभी तो 1 ही 1.5 महीने हुए ना घर बैठे हुए, 2 महीने होंगे और कितना हुआ बैठे हुए घर पे। कोई इशू नहीं, थोड़ा सा और घर पे रहिए, सेहत वेहत बनाइए, पढ़िए लिखिए, जिम उम घर पे ही बना लो, डम्बल वम्बल लगाया करो, पुशअप्स। आजकल तो चैलेंजेस भी बहुत चल रहे हैं, है ना। चैलेंज वगैरह लो, सेहत बनाओ, पढ़ते रहो, ठीक है। खैर, तो आज बेटा जो टॉपिक हम लेके आए हैं, हमें पढ़ना है गॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेट है और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट कंटेंट होगा। आईएससी बोर्ड के लिए ये सेकेंड चैप्टर का सेकेंड कंटेंट होगा। से आईएससी में शायद इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरुआत हो गई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पहले ही कर चुके थे, इसके पहले वाले वीडियो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी। आज हमको पढ़ना है गॉस थ्योरम। गॉस लॉ क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने फ्लक्स के बारे में कहा था कि एक ना एक क्वेश्चन आपको फ्लक्स के टॉपिक से मिलता ही मिलता है, वैसे ही गॉस थ्योरम का भी टॉपिक आना 101% श्योर है। कुल मिला के 4 या 5 टॉपिक्स हैं जो घुमा फिरा के बार बार रिपीटेटिव वे में पूछे जाते हैं आपसे। और एक सवाल किसी भी बोर्ड में, यूपी बोर्ड, आईएससी, सीबीएसई, किसी भी बोर्ड में आप जाएंगे, एक सवाल आपको वहां पे मिलना ही मिलना है इसका। प्लस कंपटीशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे सवाल इससे पूछे गए हैं। इसीलिए इस वीडियो को बनाते समय मुझे लगा कि कंटेंट बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया। गॉस थ्योरम हम कुल मिला के, जो मेरा अंदाजा है, शायद 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 5 वीडियोस आपको इसके मिलेंगे। पहले वीडियो यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा गॉस थ्योरम, उसका कैसा लॉ उसका एक्सप्लेन किया गया था, और गॉस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल के, ठीक है, जो बोर्ड लेवल में पूछे गए, पहले हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम गॉस लॉ के कॉम्पिटिटिव सेगमेंट को टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो गॉस लॉ का सेकंड वीडियो मिलेगा उसमें हम गॉस लॉ के जो कंपटीशन में नीट है, आईआईटी है या एनडीए, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको उठाएंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन तीनों गॉस लॉ के मॉड्यूल्स में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन। जैसे 3 एप्लीकेशन आपके गॉस लॉ के पढ़ने हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो 3 एप्लीकेशन उसके पढ़ने हैं, एक कॉम्पिटिटिव सेगमेंट गॉस लॉ का पढ़ना है और एक आज का ये बेसिक बोर्ड का पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातों को पढ़ना है आपको। तो गॉस लॉ वही समझ पाएगा बेटा जिसने अच्छे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मॉड्यूल पढ़ा हो। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मॉड्यूल को शुरू करने के पहले एक बार जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला मॉड्यूल पूरा देख लीजिएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में थोड़ा सा हम आप बता दें, कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था कि अगर कोई सरफेस है, मान लीजिए ऐसा एक प्लेन सरफेस स्क्वायर लिया था, इससे अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर मान लो वेक्टर ए था, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या कहा था आपने, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। इसको ओपन किया था, इसको ऐसा भी आपने लिखा था बेटा, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, ठीक। फिर हमने लास्ट में एक और सेगमेंट पढ़ा था, जैसे मान लो एक ऐसे कोई सरफेस है, अभी ना स्फेयर है ना स्क्वायर है, कुछ नहीं है, ऐसे सरफेस है। मान लो इस सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा ऐसे वेक्टर ए कैप, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है वेक्टर ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इस वेक्टर ए के बीच का एंगल मान लो कितना था, थीटा था। तो इसके लिए भी आपने सॉल्व किया था, आपने कहा था फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ये आपने निकाला था, डेरिवेशन में हमने किया था। दूसरा, ऐसा ही कोई सरफेस हो, इस सरफेस से पूरा अगर फ्लक्स पास हो रहा हो, या इस सरफेस से पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा हो, उसको निकालने के लिए क्या किया था आपने, एक छोटा सा एरिया, डिफरेंशियल एरिया लिया था, इसका एरिया वेक्टर कितना माना था, डी ए, ठीक। और इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ली थी, वेक्टर ई। तो इस छोटे से फ्लक्स की वैल्यू निकाली थी आपने कितनी बेटा, डी फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है, लिया था ना। अच्छा, डीए लिया हो या कुछ बुक्स में डीएस लिया गया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं डीएस भी ले सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं। चलो मान लो छोटा सा जो एरिया है, ये इस छोटे से एरिया की वैल्यू कितनी है, डीएस, तो इसका एरिया वेक्टर कितना जाएगा, क्या बताया था, एरिया वेक्टर विल ऑलवेज परपेंडिकुलर, अगर 2D सरफेस है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, और अगर 3D सरफेस है तो हमेशा परपेंडिकुलर
आउटवर्ड्स आप लेते हैं, ठीक। तो इस सरफेस का छोटा सा सरफेस है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई ds, इसका एरिया वेक्टर किधर, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। तो इस छोटे से सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी कितना होगा, छोटा सा, d फाई। द वैल्यू ऑफ d फाई इज व्हाट, E डॉट ds। तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस S, इस सरफेस S से फाई टोटल आपने लिखा था इंटीग्रल ऑफ d फाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, यही आपने निकाला था। दो फॉर्मूले हमने फ्लक्स के पढ़े थे, या तो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वगैरह सब पता है, सिमेट्रिकल है, तो आप फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए ले लेते थे। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फाई टोटल इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएस लेते थे। देखो ये जो लिखा गया ना, ये लिखा यही है मैंने, कोई अलग केस नहीं है। अगर ये ई यूनिफॉर्म हो गई, जैसा मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फाई इज इक्वल्स टू ई है। अगर ये ई यूनिफॉर्म होगी यानी हर जगह कांस्टेंट होगी, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा कि नहीं आएगा, ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। डीएस इस सरफेस का एरिया वेक्टर, जैसे ये ds है, ऐसे सारे ds को अगर इंटीग्रेट करो तो टोटल सरफेस एरिया ही तो मिलेगा, नहीं क्या आ गया भाई, e इंटू एस ही तो आया, e इंटू ए, यहाँ पे एरिया ए लिया था, यहाँ पे सरफेस एरिया एस लिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे फ्लक्स में, ठीक। मैंने आपसे कहा था यहीं से आपका टॉपिक उठेगा, ठीक है। लास्ट वाले मॉड्यूल में क्वेश्चन भी आपने बहुत सारे किए थे, आपने क्वेश्चन लगाया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखी गई है, ये ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक ऐसे स्क्वायर रखा है, तो बताओ इसमें इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। या ऐसे मान लो एक क्यूब रख दिया गया है, तो इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रख दिया जाए, तब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, पासिंग थ्रू एनी वन फेस ऑफ द सिलेंडर कितना होगा। कैसे करते थे, अलग अलग सरफेसेस के लिए निकालते थे फ्लक्स, फिर सबको ऐड करते थे। और निकालते कैसे थे भाई, इसको एक बार इस सरफेस से E डॉट ds, फिर इससे E डॉट ds, फिर कर्व सरफेस से E डॉट ds करते थे, फिर उसकी वैल्यू निकालते थे आप। बहुत लंबा हो जाता था प्रोसेस। इसमें तो तब भी ठीक है, इसमें तो और प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन आ गया, E डॉट ds इंटीग्रेट करो ds को, तब वैल्यू मिलती थी फ्लक्स की। गॉस लॉ ने क्या किया है, गॉस की मदद से हम इन सारे इंटीग्रेशन जैसी चीजों से बच जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका खासियत है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर दिया गया हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिया जाए, ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसके अंदर मान लो एक चार्ज ऐसे क्यू रखा गया है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब ऐसे किसी सरफेस को अगर इंटीग्रेट करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। या अगर यूनिफॉर्म सरफेस भी हो, मान लो मैंने एक ऐसे क्यूब ले लिया, ये क्यूब लिया और इस क्यूब के अंदर एक क्यू चार्ज रख दिया। अब इस क्यू चार्ज की वजह से पूछो कि फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब से जो पास हो रहा है, व्हाट विल द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब ड्यू टू दिस क्यू चार्ज। तो इस क्यू चार्ज की वजह से तो इस पूरे के पूरे क्यूब के हर एक फेस से हर जगह से फ्लक्स निकलेगा ना, हर जगह से, ये हर जगह फ्लक्स निकलेगा, तो निकालोगे कैसे। अब इंटीग्रेशन की मदद लेोगे तो एक सरफेस से निकालो पहले, फिर मल्टीप्लाई, अगर यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सिमेट्री है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 फेसेस करो तब निकलेगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। निकाल सकते थे, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं निकाल पाएंगे कि एक सरफेस से निकाला, दूसरे सरफेस से निकाला फ्लक्स क्यूब के, फिर तीसरे सरफेस से निकाला, फिर सबको जोड़ दिया तब भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन गॉस लॉ की मदद से हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या है गॉस लॉ, जरा बात करें उसकी भाई। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं, गॉस लॉ क्या कहता है आपका। देखो स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट एज इट इज आपसे बोर्ड में पूछा जाता है। स्टेटमेंट इसका है बेटा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब मैंने इसके पहले वाले मॉड्यूल में बताया था क्लोज्ड सरफेस हमेशा कैसी होगी, 3D। जैसे कि स्फेयर है, स्फेयर एक क्लोज सरफेस होगा। क्यूब है, क्यूब कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। 2D सरफेसेस कभी क्लोज नहीं होते, स्क्वायर ओपन सरफेस है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी कैसे सरफेस बेटा, 3D सरफेस, विल बी व्हाट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज enclosed by the surface, enclosed by the surface। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस
will be 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by the surface. अब यहां पर जो हम केसेस पढ़ेंगे वो हम लेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज और सरफेस इज इन एयर या वैक्यूम या स्पेस, इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी सरफेस है जो क्लोज्ड है, उस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो तो कुछ इंटीग्रेट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना निकाल लो कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, द वैल्यू ऑफ दैट नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा क्यूब है, ये ऐसा, ठीक, ये क्यूब है और इस क्यूब के अंदर कहीं पर एक चार्ज रखा है, क्या, प्लस क्यू। अब आपसे पूछा जाए कि इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्लोज सरफेस है कि नहीं, 3D सरफेस है कि नहीं। तो भाई क्यूब है यानी क्लोज्ड है, यानी इस क्यू चार्ज को एक सरफेस ने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है। ठीक है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस पूरे के पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई विल बी व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ व्हाट, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो इस क्लोज्ड सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया था, क्यू, तो फाई विल बी व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट कुछ नहीं करना कि इस फेस से कितना निकला, इस अब होगा तो ही ना, देखो इस क्यू की वजह से इस फेस से भी फ्लक्स पास होगा, लेफ्ट राइट वाली से, लेफ्ट वाली से भी फ्लक्स पास होगा, ऊपर वाली सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा, नीचे वाली सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा, आगे वाली सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा और पीछे वाली सरफेस से भी फ्लक्स पास होगा। इस क्यूब के हर एक जगह से फ्लक्स पास होगा। सब निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना निकालो कि उस चार्ज, उस सरफेस ने कितने चार्ज इनक्लोज किए। हमने कहा भाई क्यू चार्ज इनक्लोज किया है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हुआ, अगर इसको डिफाइन करना चाहो, लिखना चाहो आप, तो क्या लिखोगे, दैट इज फाई टोटल, या फाई ई लिखे स्टैंडर्ड टर्म में, फाई ई विल बी व्हाट, फ्लक्स किसके बराबर होता है भाई, हमने कहा था वेक्टर ई डॉट डीएस, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सरफेस कैसी थी, क्लोज्ड ना, तो यहां पे हम बेटा एक ऐसा सिंबल लगाएंगे। ये जो लगाया सिंबल ना, इसको याद रखो, इसको कहते हैं क्लोज्ड कंटूर। क्लोज्ड कंटूर मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, अगर सरफेस पूरी क्लोज्ड है और इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करते हैं, इस सिंबल इंटीग्रेशन के ऊपर एक रिंग बना देंगे, सर्कुलर रिंग बना देंगे। सर्कुलर रिंग बनने मतलब कैसा सरफेस है, वो क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, दिस इज द गॉस लॉ। फाई इज इक्वल्स टू, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी होता है ना, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी उस सरफेस ने कितने चार्ज इनक्लोज किए हैं उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। कुछ नहीं करना है। सोचो जरा, याद करो, अभी स्फीयर वाला लिया था, ये ऐसा स्फीयर लिया था, मैंने कहा भाई यहां पर एक क्यू चार्ज है, अब इस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फीयर से बताओ कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो मैथमेटिकली जाओगे तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको कि भाई हमने छोटा सा एरिया वेक्टर कट किया, इस छोटे से एरिया की वैल्यू कितनी है, डीएस, और इसका एरिया वेक्टर है कैसा, ये हो गया डीएस एन कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, और एन कैप क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन। अच्छा, इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी, तो छोटा सा फ्लक्स निकालना पड़ता आपको, डी फाई, इंटीग्रेट करते किसको, ई डॉट डीएस को, और तब वैल्यू मिलती किसकी, डी फाई की, और फिर टोटल फाई के लिए क्या करते हैं, इस डी फाई को इंटीग्रेट करते हैं, तब मिलता ना भाई। ये तो छोटे से इस इतने एरिया से पास होने वाला फ्लक्स था डी फाई, पूरे सरफेस से कितना होगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब गॉस लॉ देखो क्या कहता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू नेट चार्ज। देखो ये क्यू क्या है बेटा, नेट चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, इस स्फीयर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया टोटल, क्यू, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ नाटक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गॉस लॉ की मदद से आप फट से तुरंत वैल्यू निकालेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक, अब ये ऐसा होता है कि नहीं होता, और देख लेते हैं भाई इसको। अब एनसीईआरटी में सीधे से लिखा गया है कि गॉस लॉ का कोई डेरिवेशन या गॉस लॉ को प्रूफ नहीं किया जाता है। ठीक है, एक कंडीशन है जो मैंने आपको लास्ट की कंडीशन उठाई थी, लास्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मॉड्यूल, ये लिखा था फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डीएस, इसी से प्रूफ कर सकते हो कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। ठीक है, और देखिए कैसे निकलता है वो, ऐसा कोई डिडक्शन तो नहीं है ये, बट कह सकते हो कि कैसे निकाला गया। बट फिलहाल इतना लिख लो पहले, नेट फाई
E is equals to surface integral of closed integral of E dot ds is equals to Q net enclosed by epsilon naught। याद रखना कि सरफेस ने कितना नेट चार्ज इनक्लोज किया है उसकी वैल्यू लेनी है। अभी इस पे क्वेश्चन जब आएंगे तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। Q क्या है? नेट चार्ज इनक्लोज, उस सरफेस ने टोटल कितना चार्ज इनक्लोज किया है, दैट वैल्यू ऑफ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास एक Q चार्ज है, इस Q चार्ज की वजह से आपको निकालना है फ्लक्स। किससे? एक ऐसी सरफेस, ये मान लो मैंने इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर ली। भाई आपने टॉपिक पढ़ा भी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम किसके लिए था? किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए ना। तो इस Q की वजह से अगर मान लो फ्लक्स आपको निकालना है किसी पॉइंट पर, या इसी गॉस थ्योरम की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बहुत आराम से निकालेंगे। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, याद है? कि एक ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो छोटे से चार्ज की वजह से निकालते थे, फिर सबके लिए क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे। यहाँ वो भी करने की जरूरत नहीं। गॉस थ्योरम की मदद से आप किसी भी सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि वो गॉस थ्योरम तभी लगाओगे वो जो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कैसी होनी चाहिए? इनक्लोज्ड होना चाहिए किसी सरफेस से। तो पहले तो किसी सरफेस से इसको क्लोज कर ले। अच्छा, हमने इस पॉइंट चार्ज इस Q के चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। नाउ दिस स्फीयर इज कॉल्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ सरफेस नोन एज गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं इसको? गॉसियन सरफेस। अभी इसकी कुछ खासियत भी होगी, लेटर ऑन बता दूंगा क्या है। अभी इतना जानो कि इस चार्ज की वजह से हमें फ्लक्स निकालना था किसी एक पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे? पहले इस चार्ज Q को इनक्लोज करेंगे, क्योंकि तभी गॉस थ्योरम की बात करेंगे। हमने इस Q चार्ज को क्या किया? इनक्लोज कर लिया एक सरफेस से। उस सरफेस को हमने कहा गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसी बेटा? स्फेरिकल है। कैसी है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली। ठीक, अब मान लो इस सरफेस से अब ये दो इनक्लोज हो गया। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस? फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर, ये गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अभी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से निकालना है भाई, तो एक बार और डिराइव कर लेते हैं। कितना होगा? फिर बार बार उसी वैल्यू को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सपोज दैट मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया कट किया इसका, ये इतना एरिया मैंने कट किया। ठीक, ये एरिया, छोटा सा एरिया मैंने कट कर लिया। ठीक है, इस छोटे से एरिया की वैल्यू कितनी भाई? वही ds। कितनी है इसकी वैल्यू? ds। एरिया की मैग्नीट्यूड एरिया की कितना है? ds। अच्छा, इस सरफेस पर जो छोटा सा एरिया आपने एज्यूम किया है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? आपको मैंने कहा था 3D सरफेस ना स्फीयर, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, मतलब कि इस पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर है वो कैसा है? कुछ ऐसा ना। ds हो गया इस एरिया का मैग्नीट्यूड और इनटू n कैप। n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, अच्छा, इस Q चार्ज की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट से, इस एरिया से या इस पॉइंट निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो ऐसी होगी ये, क्योंकि आपको पता है प्लस Q चार्ज से अवे फ्रॉम द या आउटवर्ड फ्रॉम द Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो कुछ ऐसी होगी। देखो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी पास होगी? ऐसी ना। और इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर भी किधर? ऊपर की तरफ। तो ऐसा नहीं लग रहा है? एंगल कह सकते हो ना, एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर ds इज हाउ मच? 0। एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो हम क्या करेंगे? पूरे सरफेस से निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं ds, उससे निकालते हैं छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बेटा? d5 implies that d5 की वैल्यू और निकालें। तो d5 क्या हो जाएगा? क्या बताया था फॉर्मूला फ्लक्स का? क्या बताया था? E डॉट ds। तो d5 यानी कि छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स बेटा होगा E डॉट ds। इसको क्या लिख सकते हो? E ds cos थीटा। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट के एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0। cos 0 होगा कितना? 1। यानी कि जो d5 आया वो क्या आया? E इंटू ds। तो छोटो सा एरिया, इससे पास होने वाला फ्लक्स हो गया E इंटू ds। तो भाई मेरे ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे ना यहाँ पे,
इस पूरे सरफेस पर बहुत सारे एरिया जैसे कट कर सकते हैं हम लोग, और हर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई, इस डी फाई को इंटीग्रेट कर दो, डी फाई सरफेस पर, केवल और केवल सरफेस पर, जितने सरफेस पर हैं, और 3D है ये, मतलब समझ रहे हो, जैसे गोला रखा गया, गोला एक पेंडुलम बॉब से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो पूरे के पूरे स्फीयर पर जितने भी डी फाई है सबको इंटीग्रेट कर दो, तो क्या मिलेगा, पूरे सरफेस का सरफेस एरिया नहीं मिल जाएगा स्फीयर का। देखो फाई टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और ये ऐसा लगेगा ना, क्लोज्ड सरफेस है ये, दैट इज सरफेस ई, हटा दें इसको ना, क्या होगा cos थीटा, ई इंटू ds। अच्छा देखो यहां से यहां की डिस्टेंस देखो, इस क्यू से इस सरफेस के सरकमफेरेंस पर जाओगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, r। ऐसे ही हर एक जो छोटा सा ds सरफेस एरिया एलिमेंट कट करोगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, r। यहां से इस सरफेस एरिया की भी डिस्टेंस कितनी होगी, r। यहां से इस सरफेस की भी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, r। अब इस q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर, q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर, q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू पॉइंट चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू देखो, यहां पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना। देखो यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालोगे और वैल्यू पुट कर दोगे, देखो इंप्लाइज दैट फाई टोटल इज इक्वल्स टू, देखो ई बाहर निकाल लो और वैल्यू पुट कर दो, मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ ds, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। और पूरे स्फीयर के सरफेस पर, सारे सरफेस को अगर इंटीग्रेट करोगे तो सरफेस एरिया ही तो मिलेगा स्फीयर का, इंटीग्रल ऑफ ds विल बी व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आपको पता है, फाई टोटल विल बी इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और पूरे के पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। इस स्फीयर का रेडियस कितना है, r, सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे के पूरे 3D स्फीयर का निकल के आया पूरा सरफेस, एक पॉइंट का नहीं कि कहीं एक जगह, पूरे 3D सरफेस का, ये पूरा 3D सरफेस का एरिया निकल गया। फाई टोटल विल बी इक्वल, देखो 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां ध्यान दो, ये जो वैल्यू यूज की तुमने ना, क्लोज्ड सरफेस पे कहीं पे भी पूछा जाए, किसी भी तरीके की क्लोज सरफेस हो, क्या इस फ्लक्स की वैल्यू सरफेस की रेडियस पर डिपेंड कर रही थी, नहीं। देखो आर स्क्वायर कट जाएगा। क्या इस फ्लक्स की वैल्यू स्फीयर है या क्यूब है या इस पे डिपेंड कर रही, नहीं। देखो डायमेंशन का कोई मतलब ही नहीं, जो ये गॉसियन सरफेस तुमने ड्रॉ की है, इस गॉसियन सरफेस के डायमेंशन से फ्लक्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। फ्लक्स की वैल्यू सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, चार्ज कितना इनक्लोज किया आपने, यानी किस पर, क्यू पर। अगर इसी पूरे इसी क्यू के लिए, इसी क्यू को मैं एक क्यूब में रख देता, तब भी फ्लक्स इससे क्यूब से पास होने वाला कितना आता बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आता। क्योंकि देखो फाई की वैल्यू वहां पे डिपेंड नहीं करेगी, रेडियस कितनी है, क्या है इसका एरिया, इंटीग्रेशन क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पे बोर्ड में बहुत प्यारा सवाल पूछता है आपसे, एक सवाल 1 मार्कर 2017 और 2016 और 2019 3 साल पूछा गया है। सिंपल सा है क्वेश्चन कि अगर एक गॉसियन सरफेस की रेडियस को 2 गुना 3 गुना बढ़ा दी जाए तो उस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जवाब होगा कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू तो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करनी, रेडियस क्या है, 2r 3r 4r, इसको मैं बढ़ा के अभी इतना बड़ा कर देता तब भी तो फ्लक्स यही पास होता है ना। फाई टोटल इज इक्वल्स टू बाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह 2r कर देते तो 2r यानी 4r स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर हो जाता ना, 4r स्क्वायर 4 स्क्वायर फिर कट जाता हूं, यानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको याद रखना। अभी इसको मैं पॉइंट वाइज लिखवा भी देता हूं, बट अभी बात हो रही तो उसको याद रखिएगा कि फ्लक्स की वैल्यू गॉसियन सरफेस की शेप, गॉसियन सरफेस की साइज पर
नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि उस सरफेस ने कितने चार्ज को क्या किया है, इनक्लोज किया है। फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमको ये वैल्यू याद रखनी बेटा, फाई ई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो निकाल के लाया देखो, डी फाई किया था, ई डॉट डी एस किया था, फाई टोटल इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ डी फाई, इंटीग्रल ऑफ डी फाई मतलब क्या, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब फाई ई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, कुछ बुक्स में और आपको एक कंफ्यूजन टर्म मिलेगा, कहीं कहीं इसको ऐसे लिख दिया था एस, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। इंटीग्रेशन क्लोज्ड है, क्लोज सरफेस के लिए है, और सरफेस क्या, सरफेस इंटीग्रल यानी पूरे सरफेस पर इंटीग्रेट कर रहे हो। अभी कोई लाइन होता ना तो यही लिख देते क्या, लाइन इंटीग्रल। वॉल्यूम पे होता तो यहाँ क्या लिख देते, वी, वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर द क्लोज सरफेस। डोंट बी कंफ्यूज, ये सब कोई मतलब नहीं होता। तो फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल या इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब आपको इसकी शेप से, इसकी साइज से छोटा सा इंटीग्रेशन कहाँ करना है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कम है, कुछ मतलब नहीं, सिर्फ इतना देखना है कि सरफेस ने कितने चार्ज इनक्लोज किया है, द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये याद करो, लास्ट लेक्चर सोचो जरा, एक क्यूब लिया था, क्यूब को तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तुम फ्लक्स निकाल रहे थे। इंडिविजुअल फेसेस से तो फ्लक्स निकल रहा था, किसी पे माइनस ई नॉट ए क्यूब, किसी पे प्लस ई नॉट ए क्यूब, लेकिन नेट फ्लक्स कितना था, नेट फ्लक्स कितना आ रहा था, याद है? याद करो, जैसे ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी आपने, इसके अंदर एक ऐसे क्यूब रखा था, आपसे पूछा जाता था व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, आंसर हमेशा क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। अब जरा सोचो क्यों आ रहा था जीरो बेटा, क्या इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज दिया था? मैंने आपको कहा था कि याद कर लो बेटा, अगर कोई क्यूब है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और उसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो उस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होगा, जीरो। ये देखो गॉस थ्योरम दे रही, इस क्यूब ने कितने चार्ज इनक्लोज किए हैं, जीरो, तो फाई टोटल बराबर जीरो अपॉन एप्सिलॉन, मतलब कितना फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से, शून्य, जीरो, कुछ नहीं पास होगा। सिलेंडर के साथ भी यही हो रहा था, याद करिए, एक ऐसा सिलेंडर लिया था आपने, तो वो सारे क्वेश्चंस हैं, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी आपने अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, पूछा गया था व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द, या व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, आंसर हमेशा जीरो आ रहा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी तो। क्यों? क्योंकि इस सिलेंडर ने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है, अगर चार्ज इनक्लोज नहीं किया तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, देखते ही आंसर आप बता सकते। मैंने ही आपसे प्रॉमिस किया था गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी लेटर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाएंगे, इन सब में इंटीग्रेट कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आप देखते बता सकते हो आंसर क्या होगा। तो गॉस लॉ ने थोड़ा सा चीजें आसान कर दिया आपके लिए, थोड़ा चीजें आसान हो गई। ठीक, तो फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात है भाई, कोई दिक्कत? एक चीज है, अब इस पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं, ठीक है, मैं उसको बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्या बात है भाई, याद रखनी, देखो इन बातों को याद रखोगे ना तो गॉस के क्वेश्चन जो 1 मार्कर है ना, वो विद इन 2 और 3 सेकेंड सॉल्व कर लोगे, है ना, नोट वर्दी पॉइंट्स। अगर नहीं याद रखोगे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बस इतना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये बेटा, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, या इसी को आप गॉसियन सरफेस जो तुम ड्रॉ करोगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है, और गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा किसी भी सरफेस के लिए, बता रहा हूं कैसे। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस चाहे जैसा हो, चाहे जितना रेडियस का हो, चाहे जो उसका एरिया हो, चाहे जिस शेप का हो, उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कैसी है। चाहे एक जैसे पॉइंट क्यू चार्ज लिया आपने, इस क्यू चार्ज की वजह से कहीं अगर आपको फ्लक्स निकालना हो, ठीक है, तो इस क्यू चार्ज के लिए चाहे गॉसियन सरफेस बेटा ऐसे एज्यूम कर लो, चाहे आप ऐसे एज्यूम कर लो, कुछ कंडीशंस होती हैं, अभी वो कंडीशन लिखवाएंगे तो समझ में आएगा कैसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, क्योंकि गॉस थ्योरम तो तभी लगा पाओगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तभी लगाओगे जब वो क्यू क्या हो, किसी सरफेस से इनक्लोज्ड हो, यानी बंधा हो, तो गॉसियन सरफेस तो चूज करनी पड़ेगी। लेकिन गॉसियन सरफेस की शेप और साइज नहीं डिसाइड करेगा कि उस क्यू की वजह से फ्लक्स कितना होगा, सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि उस क्यू की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो गॉसियन फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ अ गॉसियन सरफेस। ठीक, अब आई मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर।
कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसा आप ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन है, मान लो एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस क्यू चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से, ये क्यू चार्ज है और इसको एक ऐसे स्फीयर में रखा गया है जिसकी रेडियस कितनी दी गई है, आर। आपसे कहा गया द फ्लक्स, सुना ध्यान सुन, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, मान लो ये फर्स्ट सरफेस है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस φ1 इज व्हाट, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया गया है। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज φ1 which is equals to q by epsilon naught। क्वेश्चन है what would be the flux, what would be the flux due to the same charge q if the radius of the Gaussian surface increased by 2 times। यानी कि पहले अगर मान लो रेडियस r थी, तो अब कह दी गई है कि अब रेडियस कितनी हो गई है, 2r। या कहा जाए कि व्हाट विल बी द न्यू फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज 3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, मतलब कितनी, 3r। तो आपको बताना है नया फ्लक्स क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। साइज पर थोड़ी फर्क पड़ना है, चाहे r हो, r रेडियस का स्फीयर हो, 2r रेडियस का स्फीयर हो, 3r रेडियस का स्फीयर हो, या nr रेडियस का स्फीयर हो, फ्लक्स हमेशा क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड का बहुत पीटा पीटा इक्वेशन स्फीयर के टर्म में ऐसे ही कहा जाता है। एक क्यूब है जिसकी साइड्स a दी गई हैं आपको, साइड ऑफ द क्यूब इज a एंड अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। if the sides of the cubes becomes 2a or if the sides of the cubes becomes 3a, then what will be the flux passing through the cube? The answer is still what, पहले कितना पास हो रहा था, q by epsilon naught, नेट चार्ज कितना इनक्लोज हुआ, q डिवाइड बाय epsilon naught, ठीक है। तो अभी भी 3a साइड कर दो, 4a साइड कर दो, 5a साइड कर दो, अभी भी फ्लक्स कितना होगा, q by epsilon naught ही पास होगा, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है चार्ज कितना इनक्लोज किया। ये बताओ r रेडियस वाले स्फीयर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, q ही तो। 2r रेडियस जो है, 2r रेडियस का स्फीयर, इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, अभी भी तो चार्ज q है भाई मेरे। 3r रेडियस देखो बड़ा वाला स्फीयर, इसने कितने चार्ज इनक्लोज किया है, q। तो फाई जो होता है गॉस लॉ में, वो तो केवल q इनक्लोज्ड पे ही तो डिपेंड करता है, कितने चार्ज इनक्लोज है, q चार्ज इनक्लोज है तो हमेशा फ्लक्स क्या होगा, q ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना चार्ज, कितनी रेडियस है, शेप बदल दिया। ये कहा जाएगा कि पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से कि स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स फाई, ठीक है, और उसी पॉइंट क्यू चार्ज को अगर क्यूब में रख दो तब बताओ कितना होगा, तब भी फाई ही रहेगा, फ्लक्स की वैल्यू बदलेगी नहीं, क्योंकि जब तक क्यू इनक्लोज नहीं बदलेगा, क्यू इनक्लोज नहीं बदलेगा तो फाई विल ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, सेम एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना बेटा, ठीक है, शेप और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जितना बड़ा करते चले जाइए, चाहे जितना छोटा कर दीजिए, फ्लक्स हमेशा वही रहेगा। 2r कर दो, 3r कर दो, इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2016 में क्वेश्चन है, मैं सीधे डिक्टेट कर दे रहा हूं, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड, ना डजंट इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका, What is the electric flux through a cube of side 1 सेंटीमीटर। एक ऐसे क्यूब दिया गया है, इस क्यूब की साइड दी गई कितनी बेटा आपको, 1 सेंटीमीटर। पूछा गया है इसके सेंटर पर एक टेस्ट चार्ज रखा है कितना, Q। इस क्यूब की वजह से बताओ कितना फ्लक्स पास होगा। तो साइड से क्या मतलब, हमको तो केवल इतना देखना है कि चार्ज कितना इनक्लोज किया गया, यानी कि फाई इज इक्वल टू कितना चार्ज इनक्लोज है इस क्यूब ने, क्यू किया है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एक चीज, दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक क्यूब है आपके पास, एक क्यूब है और इस क्यूब ने एक डाइपोल को इंक्लोज किया हुआ, देयर इज अ डाइपोल प्लेस्ड इन द क्यूब, यानी कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ये एक डाइपोल रखा गया है। अब बताओ फाई टोटल कितना होगा, तो आप लिखोगे ना नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ एक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होता था, याद है, 0 प्लस क्यू माइनस क्यू रिजल्ट व्हाट, 0। तो फाई इज इक्वल टू व्हाट, 0, कुछ भी हो जाए। याद रखना इस बात को कि अगर एक डाइपोल रखा गया है तो नेट चार्ज इज 0 ऑन द डाइपोल,
डायपोल क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसपे एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कितना होता था डायपोल पे, 0। तो इस क्यूब ने कितना चार्ज इंक्लोज किया है, 0 चार्ज इंक्लोज किया है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन था आपका, 2015 का क्वेश्चन बेटा है। अब एक क्वेश्चन और उठा रहा हूं, ठीक है, देखो इससे और लगाने की कोशिश करो। ये सब इसी पे है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ अ गॉसियन सरफेस। सब इसी पे, इसमें बहुत सारे सवाल आपको सब 1 मार्कर मिलेंगे, इससे ज्यादा बड़ा सवाल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, सपोज दैट टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, मान लो दो चार्जेस हैं, 2q एंड प्लस q आर द टू चार्जेस एंड दीस टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कोऑर्डिनेट्स a, 0 एंड 4a, 0। ठीक, मतलब कि -2q कहां रखा गया है, a, 0 पर, प्लस q कहां रखा गया है, 4a, 0 पर। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। मतलब देखो क्या है, एक नंबर लाइन पहले ले लो, ऐसे नंबर लाइन लिया, ये हो गया 0, a, 2a, 3a, 4a, ऐसे बना लिया। -2q कहां रखा है बेटा, a, 0 पर, यहां पर रखा है क्या आपका -2q। q is placed at 4a, 0. q is placed at 4a, 0. Now the question is what is the flux passing through a sphere of radius 3a। देखो सेंटर पर, उस स्फेयर का सेंटर कहां है, ओरिजिन पर, और रेडियस 3a है, तो कुछ ऐसा बना ये सवाल। ठीक है, -2q is placed a, 0 plus q is placed 4a, 0. Now the question is what is the flux passing through a sphere of radius 3a having its center at its origin। ओरिजिन पर सेंटर लेते हुए 3a रेडियस का एक स्फेयर है, इस स्फेयर से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। आंसर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू व्हाट, गॉस लॉ क्या कहती है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये बताओ इस 3a रेडियस के सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, केवल एक ही तो, कितना, -2q, यानी 5 इज इक्वल टू -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फाई एक स्केलर फंक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस भी समझ लो, प्लस का मतलब क्या है, माइनस मतलब क्या है। अगर बेटा माइनस आ रहा है तो हम इस फ्लक्स को कहते हैं इनवर्ड फ्लक्स। ठीक, और अगर प्लस होता तब क्या कहते हैं हम, आउटवर्ड फ्लक्स। इसको याद रखना, अगर कहीं फ्लक्स माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, अगर प्लस आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो फ्लक्स बनाती थी। तो यहां -2q बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मतलब कि फाई इज 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इनवर्ड। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, बोर्ड का आपका ये क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। नेट चार्ज जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है, साइज कैसी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कि गॉसियन सरफेस की रेडियस 2 गुना बढ़ा दी गई, 1 गुना कम कर दी गई, आधे गुना कम कर दी, फ्लक्स पे बताओ क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखना, एक सवाल इससे मिलेगा तो खट से आप आंसर लगा लेते हो बेटा। फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। और इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए। ठीक, अच्छा एक चीज और देख लो, एक क्वेश्चन और देखो, बोर्ड में ही दिया गया है वो क्वेश्चन भी। जैसे मान लो एक ऐसे सरफेस बना के दे दी गई है आपको, एक सरफेस है S, ठीक है, और इसमें एक +2q -q, यहाँ पे एक चार्ज है +2q, यहाँ पे एक चार्ज है -q। ठीक, और यहां पर एक चार्ज है +3q। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू S। इस S सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक सरफेस दी गई है, S सरफेस है, S सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं इनक्लोज, +2q -q, और S सरफेस के बाहर कितना चार्ज है, एक +3q। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S। तो सिंपल सा है, गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई इज इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो बताओ इस एस सरफेस से ही तो फ्लक्स पूछा गया है, तो इस सरफेस ने कितने चार्ज इनक्लोज किए हैं, +2q माइनस q, फाई एस इज इक्वल्स टू +2q माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट, +2q माइनस q, नेट चार्ज इस सरफेस ने कितने इनक्लोज किए, +q, तो आंसर विल बी व्हाट +q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल है कि इसकी वजह से क्या इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होगा सरफेस से, ये 3q भी तो रखा गया है, ठीक है। अब इसके लिए जरा एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 खोलिएगा और उसमें थर्ड पॉइंट दिया गया है गॉस लॉ के बारे में, बहुत बढ़िया पॉइंट है बेटा। उस पेज नंबर 34 के लास्ट में शायद नीचे से थर्ड या फोर्थ लाइन होगी, वहां पे बताया गया ये जो फॉर्मूला तुम लिखते हो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा था आपने। इस पूरे इक्वेशन में ये E क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैंने कहा इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताइए, तो आपने लिखा फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस बराबर क्यू इनक्लोज। ये E क्या है, देखो किसी इस पॉइंट पर ना, अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, तब बेटा फ्लक्स में आप इस सरफेस ने नेट चार्ज जो इनक्लोज किया है क्यू की वैल्यू नेट चार्ज की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ई जानते हैं क्या होता है, यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से होगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि देखो इस पॉइंट पे +3q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, +3q से अवे, +2q की वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द +2q, और -q की वजह से भी तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स -q। नाउ यहां पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम यूज कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस पॉइंट पे इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम की जाएगी। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस। अगर इस सरफेस का फ्लक्स निकालना है आपको, और इस सरफेस के फ्लक्स निकालने के लिए आप करेंगे फाई इज इक्वल टू मैथमेटिकली करोगे ई डॉट डीएस, तो ये ई कौन सा लोगे, सिर्फ इसकी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालोगे, इस पूरे के पूरे सरफेस से इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये जो ई है, ये जो ई है दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ऑल द चार्जेस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने चार्जेस बेटा उस स्पेस में है उन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और ये क्यू क्या लोगे, क्यू विल बी ओनली इनक्लोज्ड, मतलब कि सिर्फ इसकी वजह से। तो एनसीईआरटी जो लाइन लिखी गई जिसके बारे में आपसे बात करूं, बहुत अच्छे से लिखा गया बेटा, साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि ये 3q इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो भेजेगा, लेकिन इस 3q का इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स में केवल उन्हीं चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा जो इस सरफेस के अंदर बैठे होंगे, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूं, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस डिपेंड्स, और द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस विल बी कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय द इनक्लोज्ड चार्जेस, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल पास बाय ऑल द चार्जेस थ्रू द सरफेस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड केवल +2q -q की रिजल्टेंट है, नहीं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू +3q +2q और -q पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक, बट दिस q इज ओनली इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। किसी बाहर वाला, और देखो वो है क्या, देखो ये ऐसे बना लो, ऐसे मान लो तुमने बाहर एक +q चार्ज रखा, ठीक। अब इस +q चार्ज से ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, जान भी लो कि बाहर वाला क्यों अंदर फ्लक्स दे नहीं पा रहा है। इसका एक छोटा सा एरिया वेक्टर कट करोगे इस सरफेस का, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है अंदर की तरफ, यहां पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक। इस पॉइंट पर E डॉट ds निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, कितना एंगल बनेगा 180 cos 180 -1, यानी यहाँ क्या आ जाएगा -EDS, और इसी के जस्ट सामने यहाँ पे भी एक एरिया वेक्टर होगा, एरिया छोटा सा कट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है इस तरफ, और एरिया वेक्टर भी कैसा है इस तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच एंगल कितना बनेगा प्लस, भाई cos 0 बनेगा, cos 0 1, यानी यहाँ पे क्या आएगा, जब E डॉट ds को ओपन करोगे ये आ जाएगा EDS, तो भाई मेरे इस फील्ड की वजह से नेट फ्लक्स कितना हुआ +EDS -EDS, रिजल्ट इज व्हाट 0,
यानी कि अगर सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है तो इनवर्ड फ्लक्स, देखो इनवर्ड फ्लक्स एंड आउटवर्ड फ्लक्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेट क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है ना, यहां पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर भी इसक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे की पूरी विसिनिटी में जितने चार्जेस है, ठीक। लेकिन इनक्लोज्ड वाले चार्ज कौन से हैं, केवल ही दो जो चार्जेस को क्या करें, जो सरफेस को इनक्लोज करें, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, phi is equals to E dot ds is equals to q enclosed by epsilon naught। बाहर वाला चार्ज, सरफेस के बाहर वाला चार्ज किसी तरीके के फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं अपना पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। इनको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, तो क्वेश्चंस आपके नहीं रुकेंगे, क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। और इसी प्रॉपर्टी पे कई सवाल पूछेंगे, गॉस थ्योरम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले पे शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, अगर एक डाइपोल रखा गया हो तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। क्योंकि देखो गॉस थ्योरम लगा तब पाओगे किसी चार्ज पर या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर जब वो चार्ज कैसी हो, इनक्लोज्ड हो, बिकॉज गॉसियन या सॉरी गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस ना। अब वो क्लोज सरफेस कैसी होगी, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो कैसी गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, सबसे पहली है जो आपकी बेटा है वो गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसी होनी चाहिए, किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चार्ज के रिस्पेक्ट में राइट साइड में गॉसियन सरफेस का नेचर कुछ और है और लेफ्ट साइड में गॉसियन सरफेस कुछ और बना दिया आपने, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज क्यू है, अब इस क्यू चार्ज को तुम्हें क्लोज करना है, क्या करना है, क्लोज करना है। तो इस क्यू चार्ज के चारों तरफ कैसी गॉसियन सरफेस लो, सपोज दैट मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, मान लो भाई इनक्लोज करना था, ये मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या ये गॉसियन सरफेस इस क्यू चार्ज के चारों तरफ सिमेट्रिकल है, देखो इसके ऊपर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके इधर एक कर्व्ड एरिया है, एक जैसी नहीं है, सरफेस एक जैसी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इस क्यू चार्ज के चारों तरफ मैं एक ऐसी गॉसियन सरफेस ले लूं तभी दिख रहा है, हाँ कुछ मतलब की चीज दिख रही है कि इस क्यू चार्ज से इधर 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 हर जगह शेप कैसा है इस गॉसियन सरफेस का, बिल्कुल सिमेट्रिकल, एक जैसा है। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये जो लिखा गया है मैंने, ये चौथा पॉइंट देखो, पहला जो लिया है सिमेट्रिकल, उसका फायदा क्या है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है गॉसियन सरफेस की वो है इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस। कि जो गॉसियन सरफेस तुम ले रहे हो उस गॉसियन सरफेस की ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इस हर एक पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस क्यू चार्ज की वजह से होनी चाहिए। भाई गॉस पढ़ी क्यों है, गॉस थ्योरम सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सारा कॉन्सेप्ट उनसे पीछे छुड़ाने के लिए पढ़ रहे हो ना। अब सोचो तुमने लिखा है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये लिखा था क्लोज सरफेस के लिए। अगर बेटा ये E कांस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल पॉइंट, अगर ये E सेम नहीं है तो क्या ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा? आपको तुम्हें नहीं सिखाया या आपने नहीं सीखा कि इंटीग्रेशन के बाहर वही पैरामीटर्स आते हैं ऑपरेटर के मल्टीप्लाई होने के पहले जो कांस्टेंट होते हैं, जो सेम होते हैं। अगर E सेम नहीं है तो ये बाहर आएगा नहीं, और अगर E बाहर आएगा नहीं तो अंदर की कैलकुलेशन गंदी सी नहीं हो गई, E डॉट डी एस निकालो, ठीक है। इसीलिए गॉसियन सरफेस हम ऐसे चूज करते हैं कि हमारे हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम हो, जिससे फट से हम इंटीग्रेट किए बिना उसको फट से बाहर निकालेंगे, केवल ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, जो मैंने लिखा है शुड बी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब जैसा कुछ ऐसा मानो जिसका एरिया तुमको पहले से बताओ, डीएस छोटा सा एरिया, इस स्फीयर का छोटा सा एरिया कितना होगा ds। अब E कांस्टेंट हुआ तो बाहर आएगा, देखो फाई इज इक्वल्स टू E कांस्टेंट होगा बाहर आया, अंदर क्या बचा, केवल ds ही तो बचा। और इस स्फीयर का तुमको सरफेस एरिया पता है भाई, स्फीयर का सरफेस एरिया पता है 4πr²। काम नहीं आसान हो गया भाई। गॉस थ्योरम कोई नई चीज थोड़ी बता रही है, ऐसी कोई चीज तो थी नहीं जो हम मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते थे भाई। इस फॉर्मूले की मदद से भी हम फ्लक्स निकाल सकते थे। गॉस ने क्या किया, हमारे काम को थोड़ा सा आसान कर दिया। और आसान वो क्यों कर रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन पोर्शन हमारा आसान हो जा रहा है। अब वो कम आसान होगा जब भी भाई कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और डीएस यानी ऐसा कोई सरफेस लो जो सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब हर जगह एक जैसा एक जैसा एक जैसा, इंटीग्रेट तो तभी कर पाओगे जब चीजें यूनिफॉर्म हो। ये बताओ, अरे ये देख लो,
मैंने कहा यहाँ का यूनिफॉर्म एरिया नहीं है, मतलब एक ऐसा स्फीयर लिया जिसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या इंटीग्रल ऑफ ds विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये कब है? जब हर एक एरिया जो ले रहे हो यूनिफॉर्म हो ना, ds 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 ds, कहीं का ds1 कहीं का ds2 कहीं का ds3 कहीं का ds4, तो थोड़ी इंटीग्रेट हो पाएगा। मैंने इससे पहले ही आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि इंटीग्रेशन तभी आप कर पाओगे जब चीजें क्या हो, यूनिफॉर्म हो, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। जैसे मान लो एक क्लास है, उस क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए, देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लासरूम, हर एक बच्चे का मास कितना है? m, हर एक बच्चे का मास कितना है? m, और क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं? 10। मैंने कहा बेटा टोटल बताओ मास कितना है क्लास का, तुमने कहा 10m। ये 10m कब कर सकते हो? जब हर एक का मास m हो ना। अगर किसी का मास m1 हो, किसी का मास m2 हो, किसी का मास m3 हो, तब भी क्या 10m आंसर आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, बिल्कुल एक जैसी, बराबर आइडेंटिकल होगी, तो हम एक का इंटीग्रेशन उठाएं, एक का वैल्यू निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरी वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए गॉसियन सरफेस हमेशा कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल। कैलकुलेशन आसान तब होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कब आएगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो जरा सोचो ना, इस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैंने गॉसियन स्फेरिकल सरफेस मान लिया, गॉसियन सरफेस इसकी मानी है स्फेयर, तो इस क्यू चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमेशा सेम होगी ना, r r r, वही q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। तो सिमेट्रिकल हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड शुड भी सेम हो गई, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हम गॉस लॉ लगा के फट से अपना काम कर लेंगे। ठीक है, ऐसी किसी सरफेस का एरिया पता है क्या? बताओ, स्फीयर का फॉर्मूला लगाओगे कि स्क्वायर लगाओगे कि रेक्टेंगल लगाओगे, क्या लगाओगे इसमें? अब ऐसी किसी सरफेस का डीएस निकालने छींके आ जाएंगे आपको, आपका बहुत समय खराब हो। ऐसा नहीं नहीं पाएगा, निकल तो जाएगा ही, बट गॉस लॉ का फिर फायदा क्या हुआ? गॉस लॉ हर एक जगह एप्लीकेबल है, हर एक जगह में, चाहे जैसी सरफेस पाओ खट से उसको लगा सकते हो, लगा लो, लेकिन क्या उतना काम भी कर रही है? क्या उतने कम टाइम में आपको वैल्यूज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मतलब जो गॉसियन सरफेस पढ़ रहे हो, गॉस थ्योरम जो है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर केस में गॉस लॉ लगेगा नहीं, लग जाएगा, हमेशा लगेगा। अगर चार्ज इनक्लोज कर रहा है किसी सरफेस से तो हमेशा लग जाएगा। बट ये भी देखो ना कि जैसी सरफेस वो इनक्लोज करा रहे हो, जो गॉसियन सरफेस तुम ले रहे हो, वो इस लायक है कि नहीं कि तुम्हारी कैलकुलेशन आसान करके तुमको वैल्यू दे सकती है। ठीक है, तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह। बट कभी कभी ऐसी कोई सरफेस मान लोगे तो कैलकुलेशन बहुत भद्दी कर देगी आपकी, बहुत उल्टा पुल्टा कर देगी, बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, तो फायदा नहीं होगा उसका कोई। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, सिमेट्रिकल होनी चाहिए जिससे इस ds की वैल्यू आसानी से निकल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन आराम सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या है भाई? एंगल बिटवीन e एंड b शुड बी सेम। याद करो, एक करते थे ना, e डॉट ds, इसको ओपन करोगे d फाई निकालने के लिए, सॉरी टोटल फाई इंटीग्रेट कर दिया, फाई इज इक्वल्स टू करोगे तो इसको क्या लिखते थे? e ds cos थीटा ना। अब देखो cos की वैल्यू अगर 0 हो गई, cos 0 हो गया, बचेगा क्या? e ds, e बाहर आ गया, ds की वैल्यू सिमेट्रिकल होने की वजह से बड़े आराम से निकाल सकते हो। या cos की वैल्यू 90 हो गई, cos 90 हो गई तो पूरा पैकेट ही 0 हो गया, तो दोनों सिचुएशन में आसान हो गया। लेकिन अब ऐसी कोई गॉसियन सरफेस तुम मान लियो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री बन रहा है। मान लो कोई ऐसी सरफेस मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री। अब जब सॉल्व करोगे eds cos 30, eds cos 60, कभी √3/2 आएगा, कभी 1/2 आएगा, तो कैलकुलेशन आसान हुई कि नहीं हुई? आपकी आसान हो गई ना भैया मेरे। 1/2 √3/2 कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। कॉम्प्लिकेसी से तो बचने के लिए कर रहे थे आप इस पूरे गॉस थ्योरम का इस्तेमाल। इसका मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर, उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए। या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, मतलब या तो थीटा 90 हो या 0 हो, और जितना भी हो वो हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो इस सरफेस को देखोगे, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इस क्यू चार्ज की वजह से 0, एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हर जगह क्या है? सेम। काम आसान हो गया, आराम से आप निकाल लेंगे वैल्यू को। तो इलेक्ट्रिक एंगल क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी चार्ज। अब भाई देखो, गॉसियन सरफेस जो बना रहे हो वो उस चार्ज को इनक्लोज करे, मतलब वो चार्ज उस सरफेस के अंदर हो, चार्ज से सरफेस ना पास हो रही हो, अदरवाइज वैल्यू फिर
नहीं निकल पाएगी, ठीक है। यानी क्या हो गया पॉइंट, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी चार्ज। ये कौन वाले इसके सवाल आते हैं, कॉम्पिटिटिव सेगमेंट वाला जब मॉड्यूल दूंगा तो उसमें इसके सवाल मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो ये 4 चीजों को हमको ध्यान रखना है जब भी हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे किसी चार्ज को इनक्लोज करने के लिए जिससे हम गॉस लॉ लगा सके, तो ये 3-4 चीजों का हमें ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी हो कि हर जगह क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक चार्ज से या किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से गॉस सरफेस पास नहीं होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी, कंप्लीट कर लो इसको, फिर आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर मत देखना, इधर डायग्राम मत देखना वरना सवाल मदद नहीं आएगी। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस of radius r due to a charge of 10⁻⁷ coulomb at the center and another equal charge at a point 2 r away from the center। मतलब एक स्फेयर है, उसके सेंटर पर 10⁻⁷ कूलम का चार्ज रखा गया है और एक उसके सेंटर से 2 r डिस्टेंस, उस स्फेयर की रेडियस भी r दी गई है, इस स्फेयर की रेडियस r दी गई है और इससे 2 r डिस्टेंस पर, सेंटर से 2 r डिस्टेंस पर, मतलब कि यहां कहीं एक और चार्ज रखा गया है, वही 10⁻⁷। तो आपसे पूछा जा रहा है इस स्फेयर से कितना पास होगा फ्लक्स। तो आई थिंक बहुत आसान सा है भाई, इस स्फेयर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई थ्रू स्फेयर विल बी व्हाट, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना है भाई, इसने 10⁻⁷ ही तो इनक्लोज किया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बेटा, 8.854 इंटू 10⁻12। सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻4 के करीब आएगी। अब इसकी आपको यूनिट भी याद होनी चाहिए, फ्लक्स की यूनिट याद है, कितने लोग को याद है, मैं लिखूंगा नहीं, अपने आप से लिखिएगा। और मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कई बार बेटा कि यूनिट्स की वजह से नंबर कटते हैं। बिल्कुल ये जान के चलिए कि अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपने यूनिट नहीं लिखी है किसी भी क्वेश्चन में, जैसे मान लो कि यही सवाल था, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 नंबर का है, अगर इसमें आपने फाई की वैल्यू सही निकाली 1.1 इंटू 10⁻4, बिल्कुल सही वैल्यू निकाली है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखी नंबर आपको काट दिया, हाफ नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए प्लीज फॉर गॉड सेक इस बात की इंपॉर्टेंस को आप महसूस करिए कि अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो यूनिट ना लिखने पर आपकी वैल्यू को पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने आप से लिखना, लिख दे रहा हूं, तुम लोग लिखने से रहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट अगेन एससी वर्मा सर ने इक्वेशन दिया हुआ है, पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन है। सपोज दैट एक ऐसे हेमिस्फेयर दिया गया बेटा, और इस हेमिस्फेयर के इस सेंटर पर यहां पर एक क्यू चार्ज रखा गया है। पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू दिस क्यू चार्ज थ्रू दिस हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर है, क्यू चार्ज यहां रखा गया, पूछा गया इस क्यू चार्ज की वजह से इस हेमिस्फेयर पे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। अब जाहिर बात है इस क्यू चार्ज से देखो इस हेमिस्फेयर के हर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ये हर जगह पर। तो बताना है भाई फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द हेमिस्फेयर क्यू। तो क्या करेंगे, सिंपल सा है भाई मेरे कि क्या ये क्यू चार्ज जो रखा गया हेमिस्फेयर के, तबला है, तबला जिसपे थाप दी जाती है, ऊपर बजाया जाता है, जिसपे थाप देते हैं, वो तो सरफेस तो ओपन है ना, गॉस थ्योरम लगा के करनी है तो पहले तो इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, अरे देखो इस स्फीयर को कंप्लीट कर दो तो हो गया, बात खत्म। दिस इज द चार्ज क्यू। नाउ आप मुझे बताओ फाई टोटल थ्रू द स्फीयर, इस पूरे स्फीयर की वजह से कितना होगा। क्या बताया था गॉस लॉ ने, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे स्फीयर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया बेटा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज जो है बिल्कुल सेंटर पर रखा गया था, ये गॉसियन सरफेस बिल्कुल सिमेट्रिकल है इसके लिए, मतलब कि इस क्यू से हर डायरेक्शन में ऊपर भी और नीचे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो भैया पूरे के पूरे क्यूब से, पूरे स्फीयर से कितना पास हो रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम सिमेट्री। तो सिमेट्री का बहाना लेकर हम ये नहीं कह सकते कि पूरे फ्लक्स की वैल्यू है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई फ्रॉम हेमिस्फीयर, आधे स्फीयर से कितना हो जाएगा, जितना टोटल जा रहा है उसी का क्या कर दो
आप कर दो, बात करते हो, हमारे साथ तैयार आपको। फाई थ्रू हेमीस्फीयर विल बी व्हाट, q by 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इसका भी कर सकते हो, मान लो एक सिलेंडर दिया गया, सेमी सिलेंडर ये, ठीक, एक सेमी सिलेंडर दिया गया तो इसकी लेंथ मान लो l/2 है। यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्या, q। पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू डिस्चार्ज q फ्रॉम दिस हाफ ऑफ द सिलेंडर। इस सेमी सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्या करोगे, चुपचाप से सिलेंडर को पूरा कर लो। ये सिलेंडर को पूरा कर लिया। नाउ फाई थ्रू सिलेंडर, पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा। गॉस लॉ क्या कहता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q कितना इस सिलेंडर ने इनक्लोज किया है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ इस Q से इस सिलेंडर में ऊपर की तरफ भी फ्लक्स पास होगा और नीचे की तरफ भी पास होगा, हर जगह से। पूरे सिलेंडर से कितना पास हो रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपसे तो आधा सिलेंडर पूछा गया था, तो फाई थ्रू सेमी सिलेंडर कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आसान सवाल है। ऐसे ही बहुत सारे बोर्ड में ऐसे सवाल पूछेगा, बोर्ड में ऐसा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला आपके लिए। यही सेमी सिलेंडर, हाफ, क्यूब के सवाल खूब पूछते हैं। देखो क्यूब वाले करें, क्यूब में देखो आपसे कहा गया, एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था आपसे कि एक मान लो स्क्वायर है ये, ठीक, ये एक स्क्वायर दिया गया है। क्वेश्चन है कि इस स्क्वायर की साइड बेटा दी गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। और इस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 2.5 सेंटीमीटर हाइट पर, यानी यहां से 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू है 100 नैनो कूलम। क्यों कितना रखा गया है, 100 नैनो कूलम। ठीक, पूछा गया है कि इस 100 नैनो कूलम की वजह से इस फेस से या इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। मतलब कुछ ऐसा है कहानी ना, ये ऐसे मान लो स्फेयर है, सॉरी स्क्वायर है, इसकी साइड दी गई, ये तो स्क्वायर नहीं है, मान लो स्क्वायर है। तो कहा क्या है, इस स्क्वायर से 2.5 सेंटीमीटर हाइट पर, स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है आपको, 5 सेंटीमीटर, 5 ठीक है। इससे 2.5 सेंटीमीटर हाइट पर एक 100 न्यूटन कूलम का चार्ज रखा गया, 100 नैनो कूलम का। तो इस 100 नैनो कूलम से इस पूरे सरफेस से फ्लक्स पास होगा कि नहीं होगा, उस फ्लक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो कैसे करोगे भाई, क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से बताओ कितना होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो 100 नैनो कूलम का चार्ज जो हवा में लटका हुआ है इस सरफेस से, तो इस सरफेस से 100 नैनो कूलम का चार्ज यहां रखा गया। तो पहले तो भैया या तो मैथमेटिकल लगाओ कि इससे छोटे से एरिया से कितना पास हो रहा है, फिर स्क्वायर के लिए इंटीग्रेट करो। करना क्यों है जब हमको गॉस लॉ पता है। गॉस लॉ क्या कहता है, इस क्यू को पहले इनक्लोज करो और इस क्यू को पहले इनक्लोज करो। अब सोचो जरा कैसा हो सकता है, एक क्यूब ऐसे बना लो, ये जो स्क्वायर है मान लो ये नीचे वाला फेस बेटा, ये वाला नीचे वाला सरफेस जो है वो स्क्वायर है। साइड कितनी देगी, 5 सेंटीमीटर। इससे ऊपर आओगे तो बीचों बीच में तो पहुंचोगे ना 100 नैनो कूलम को लेके। अब जरा बताओ, ये 100 नैनो कूलम का जो चार्ज है ये इस क्यूब के अंदर नहीं पहुंच गया है ना। देखो तो ऐसा नहीं होगा कि ये क्यूब क्या बना लिया आपने, एक गॉसियन सरफेस खींच डाली, और जैसे ही गॉसियन सरफेस खींची आपका काम हो गया भाई। सरफेस, एक क्लोज सरफेस ने चार्ज को इनक्लोज कर दिया। वी आर एप्लीकेबल फॉर द गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहते हैं भाई, पहले तो पूरे क्यूब से बताओ कितना होगा। 5 थ्रू द क्यूब ना, पूरे सरफेस से गॉस लॉ निकलता था बेटा। 5 थ्रू द क्यूब इज व्हाट, कितना चार्ज इनक्लोज किया है भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब 100 नैनो कूलम, नैनो कूलम मतलब कितना बेटा, 10⁻⁹ कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, हमसे इस क्यूब के लिए पूछा गया था क्या, हमसे तो पूछा गया था इस क्यूब के किसी एक, देखो इसी स्क्वायर से पूछा गया था ना। तो ये स्क्वायर तो मेरा नीचे वाला फेस बैठा हुआ है, पूरे क्यूब से थोड़ी निकालना है हमें, केवल बताना है नीचे वाला जो स्क्वायर है इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो ये बताओ, अब याद करो जो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी बताई थी, सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो कितना काम आ रहा है। अगर ये बेटा बिल्कुल सेंटर पर पहुंच गया है, बिल्कुल बीचों बीच में, और है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर के, अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर है, तो इस सेंटर से चारों तरफ जो फेसेस हैं क्यूब के वो सिमेट्रिकल ही तो हैं। और अगर सिमेट्रिकल है तो हर एक फेस से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगा।
तो ये जो फ्लक्स निकल रहा है पूरे क्यूब के फेस से निकल रहा है। हमें निकालना है इस क्यूब की किसी एक फेस से, नीचे वाले फेस से। तो क्यूब में टोटल फेसेस कितनी होती हैं? 6। सो दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेसेस ऑफ द क्यूब ना। टोटल क्यूब निकाला 5 थ्रू द क्यूब। क्यूब में कितने फेसेस से मिलकर क्यूब बना है? 6 फेसेस से। तो 6 फेसेस से पास होने वाला फ्लक्स भाई इतना है। तो एक फेस से कितना होगा? 5 थ्रू नीचे वाला फेस, और वही हमारा क्या है? स्क्वायर फेस विल बी व्हाट? 100 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये पूरे क्यूब से हो गया। एक फेस से कितना होगा? 1/6। समझ आया? पूरे क्यूब से कितना पास हो रहा था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब से अगर पूछा जाए तो कितना पास हो रहा था? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पूरे क्यूब से थोड़ी निकालना था, हमें तो केवल एक स्क्वायर से निकालना, तो ये नीचे बैठा हुआ था। तो पूरे क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस से मिलकर बना होता है क्यूब ना। तो 6 फेस का फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा? 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन। और ये सवाल, ये तो मान लो न्यूमेरिकल मैंने कराया, सीधे सीधे गुण पूछा था यार। एक क्यू चार्ज है जो किसी क्यूब के सेंटर पर रखा गया है, पूरे क्यूब से बताओ फ्लक्स कितना होगा? तो पूरे क्यूब से फ्लक्स, ठीक। अब पूछा जाता है उस क्यूब के किसी एक फेस से बताओ, तो भाई एक फेस का मतलब क्या हो जाएगा? 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाई एप्सिलॉन। अभी इसका ये बोर्ड में इसी का सवाल पूछेगा। कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएंगे तो उसमें कॉर्नर्स पे पूछा, वो कॉम्पिटिशन वाला अगले वीडियो में बताऊंगा आपको सवाल। ये ऐसे क्यूब बनाया जाएगा और कहेगा कि क्यूब के यहां पर कॉर्नर पर एक चार्ज रखा गया है। अब बताओ पूरे क्यूब से कितना पास होगा, क्यूब के किसी एक फेस से कितना पास होगा? तो वो कॉम्पिटिशन का सवाल है, वो बोर्ड में उस लेवल पे नहीं पूछेगा, तो उसको हम कंपटीशन सेगमेंट में करेंगे। बट क्यूब में सिंपल सवाल ऐसे पूछेगा, एक फेस से कितना होगा, टोटल क्यूब से कितना होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। और टोटल से निकालना हो तो क्यूब बाई एप्सिलॉन डायरेक्ट आप कर दीजिए, ठीक है। ओके देन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इस टाइप के कई क्वेश्चन बिठाए हुए हैं। जैसे मैंने एक सिलेंडर का केस लिया है, ऐसे ही आपको एक स्फीयर दे सकता है, एक क्यूब दे सकता है। मैं सिलेंडर क्यूब वाले सवाल पहले वाले मॉड्यूल में फ्लक्स में किए थे, और जरा एक सिलेंडर का क्वेश्चन कर लें, तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा, वो दोनों भी आप अपने आप से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का, हॉलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक हॉलो सिलेंडर बॉक्स है, उसकी लेंथ दी गई है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इज प्लेस्ड इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द रीजन गिवन बाय इज दिस 50x i कैप। अब ध्यान दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन x। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव i कैप लिया गया है, मतलब कि ओरिजिन से पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी बेटा? 50x i कैप, where E is in Newton per coulomb and x is in meter. Find net flux through the cylinder, यानी इस पूरे के पूरे सिलेंडर से नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो बताना है। दूसरी चीज, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, इस पूरे के पूरे सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है। अब कुछ लोग के मन में तो आ रहा होगा सर ये क्लोज सिलेंडर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। लेकिन बेटा वो तब होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती? यूनिफॉर्म होती। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल नहीं रही होती। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करें ना किस पर? एक्स पर। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो केस कुछ और होगा। तो देखो पहले क्या क्या गिवन है वो देख लें। इधर देखो भाई, आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू दी गई है कितनी? ई नॉट एक्स, मतलब कितना? 50x आई कैप दे दिया गया है। डेल्टा एस यानी कि जिसको डीएस तुम लोग कहते थे, डीएस छोटा सा एरिया। ये देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना देगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो पहले इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, क्योंकि बाकी सारी यूनिट किसमें है? साइड टर्म में दी गई। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, तुम्हारा डेल्टा एस हो गया। और कुछ दिया गया है? बस, और कुछ नहीं दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है और ये दिया गया। अब सोचो जरा, मैंने आपको याद कराया था ना कि अगर इस सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो केवल और केवल राइट और लेफ्ट साइड वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। क्यों? कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया इस सरफेस का एरिया वेक्टर। कितना एंगल बना? 90 डिग्री बनेगा, cos 90 0 हो जाएगा। यानी कि इस सरफेस से फ्लक्स मिलेगा, इस सरफेस से फ्लक्स मिलेगा। तो इसको लिख लो
लेफ्ट सरफेस, ये हो गई राइट सरफेस। तो पहले और राइट लेफ्ट सरफेस से निकालने फ्लक्स कितना है, राइट सरफेस से निकालने फ्लक्स कितना है, फिर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी डायरेक्ट कूलर वो गॉस लॉ नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बेटा नॉन यूनिफॉर्म है। चलो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट सरफेस, पहले लेफ्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड और देखने भाई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई 50x, इस लेफ्ट सरफेस की यहां से डिस्टेंस कितनी दी गई 1 मीटर, यानी कितना 50 इंटू 1 मीटर हो गया 50x, यानी कितना बेटा हो गया 50 न्यूटन पर कूलम। लेफ्ट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसे ही राइट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी भाई, अब फॉर्मूला तो यही है 50x, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर दी गई है और कहा गया है कि जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो भी कितना 1 मीटर है, तो 1 + 1 यानी ये राइट सरफेस जो है वो यहां से कितनी डिस्टेंस पे 2 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब कि हो जाए कितना 100 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी 50 न्यूटन पर कूलम अलोंग आई कैप, और यहाँ हो जाएगी 100 न्यूटन पर कूलम अलोंग आई कैप। चलो अब फ्लक्स निकालें भाई। अच्छा फ्लक्स थ्रू पहले निकालें लेफ्ट सरफेस के लिए, फॉर्मूला क्या होता था E.ds, E की वैल्यू लेफ्ट सरफेस पे कितनी भाई 50। अच्छा E.ds करोगे, एक बार पूरा कर दें E.ds, ds का मतलब क्या है ये तो वही रहेगा 50 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। E.ds में E.ds cos थीटा करोगे। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ना, और इस क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो किधर जा रही है इस तरफ, कितना एंगल बनेगा cos 180, cos 180 -1 यानी आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। सॉल्व करो इसको जरा, देखो 25 5 125 100 10⁻³ यानी आ जाएगा 0.125, आगे एक लगा दो माइनस, ठीक है 0.125 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ये हो गया। अच्छा ऐसे ही जरा राइट सरफेस के लिए निकालो भाई, फ्लक्स राइट सरफेस से कितना पास हो रहा है, तो फॉर्मूला फिर वही लिखोगे E.ds, इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर किधर है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जा रही है इसी तरफ, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, यही है एरिया वेक्टर ds भी, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 0। तो E.ds को ओपन करोगे E.ds cos थीटा, थीटा इज 0, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता था, तो E.ds बचेगा। E कितना है बेटा लेफ्ट सरफेस या राइट सरफेस के लिए 100 इंटू ds बाई फिर 25 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक ये वैल्यू आ गई आपकी। अब नेट फ्लक्स कितना होगा, अब फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर, दोनों को जोड़ दो, इंप्लाइज दैट नेट फ्लक्स, इधर से तो कुछ होने वाला नहीं, कर्व सरफेस से तो 0 है, इसका तिथि नहीं करना है, तो फाई नेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट फाई थ्रू r प्लस फाई थ्रू l। राइट सरफेस के लिए बेटा है 0.25 माइनस इसके लिए हो गया 0.125, दोनों का निगेशन ले लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, विल बी 0.125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सिलेंडर, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, आ गया आंसर 0.125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा क्वेश्चन क्या है चार्ज, अब आप देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है भाई, फाई टोटल या फाई नेट इज इक्वल्स टू व्हाट क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स तुमको पता ही चल गया कितना है 0.125 को तुमने भी निकाला, मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट यानी क्या 8.854 इंटू 10⁻⁻12, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या पता चल जाएगा कितना चार्ज इसने इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। Q will be equals to what epsilon नॉट इंटू फाई नेट, that is 0.125 into 8.854 1.1 into 10⁻⁻12, this will be the total charge 1.1 into 10⁻⁻12, ठीक है। तो कैलकुलेशन मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसको कैलकुलेट करने में, कोई मतलब नहीं हो, सिंपल मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल भी आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है बोर्ड का। तो
अब यहीं पे क्यूब कर देगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे क्या कर देगा, इसी जगह पे कैसे क्यूब कर देगा, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा कि x एक्सिस लॉन्ग ई नॉट अंडर रूट, जो है आपके एनसीईआरटी में इक्वेशन ऐसा दिया गया है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्यूब से पास हो रही है जो x पर डिपेंड कर रही है, पूछता है कितना फ्लक्स होगा और टोटल चार्ज कितना उस क्यूब ने इंक्लोज किया होगा। सेम पैकेट ही करेंगे, पहले आप फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से क्यू की वैल्यू निकाल सकते। इससे ऊपर गॉस थ्योरम में सवाल आपके बोर्ड में नहीं जाएंगे, ठीक है, गॉस थ्योरम में इससे अगर आएगा तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा बोर्ड का। कंपटीशन वाला मॉड्यूल नेक्स्ट मॉड्यूल आपको मिलेगा जो आपके अगले वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है कि क्लोज सरफेस के लिए हमेशा गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कोशिश करो थीटा 0 हो या 90 डिग्री हो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। किसी भी एक क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स सिर्फ इस बात से डिपेंड करता है कि उसमें कितना चार्ज इंक्लोज किया है, दैट्स इट। उसके शेप, साइज, रेडियस, एरिया, इन सब पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आती। और आती कितनी बेटा, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस व्हिच इज प्लेस्ड इन अ स्पेस, ठीक है। 1 मिनट की यही इतनी बातें हमने बीते 1 घंटे 10-15 मिनट में पढ़ी हैं, ठीक। इतने क्वेश्चंस को लगा लीजिए, इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा 1-2 दिनों में मिल जाएगा, वो आपका कॉम्पिटिटिव सेगमेंट का होगा। उसमें कॉम्पिटिशन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं गॉस लॉ पे, उसकी बात करें, फिर आगे चल के हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।